छोटे भाई और श्रोताओं से विनय थोड़ा ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उनकी प्रतिक्रिया आप न करें। प्रतिक्रिया करने के स्थान बहुत मिलते हैं, ये अच्छे लोगों को है। आदरणीय कानपुर वासी, जो विषय है बहुत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार और मीडिया। भ्रष्टाचार और मीडिया दोनों तीन प्रकार के हैं। भ्रष्टाचार जिसका कई लोगों ने जिक्र किया कि जो मजबूरी में पहला स्तर है कि हमको पेंशन लेना है, हमको राशन कार्ड लेना है, मजबूरी में हम 1 रुपये या गुटखा या जो भी आपने दिए हैं, हमने दिए हैं, मजबूरी का पहला स्तर है। दूसरा स्तर है अपना लाभ बढ़वाने के लिए, जैसे ठेका लेने के लिए अन्य कोई ऐसी चीज जिसमें मैं अपना लाभ बढ़वाना चाहता हूँ, ये दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर जो भ्रष्टाचार है, जब हम दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो ये 3 स्तर है जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और यदि हम लोगों को सुनियोजित ढंग से इसका सामना करना है तो हम लोगों को इन तीनों स्तर पे विचार विमर्श करना होगा। मीडिया की बात है, आपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जिक्र किया, लेकिन आज किसी ने सोशल मीडिया का जिक्र किया ही नहीं। इस समय कानपुर में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है, ये प्योरली सोशल मीडिया से हुआ है, जिसने हम सबको बर्बादी के किनारे ले लिया है। और इस पे आज तक हम लोगों ने कभी शायद सोचा नहीं कि बहुत बड़ा हिस्से को हम दरकिनार किए हैं। तो इन तीनों पे इस छोटी सी सभा में हम लोग एक चीज पे विस्तृत रूप से शायद विचार विमर्श नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था और उससे, क्योंकि मेरी सोच मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन उसको पढ़ के मैंने सोचा आए ये कैसे छूट गया। गांधी जी का हमने जिक्र किया, जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया, अन्ना जी का, बाबा रामदेव का, लेकिन आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार पे सबसे जबरदस्त चोट मारने वाला कौन था जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया, जिसने पूरा सत्ता पलट दिया? वीपी सिंह। किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। आप कह रहे क्या हो सकता करके दिखाया उसने तो, लेकिन भूल गए हम सब भूल गए। तो हम लोग कभी निराश ना हुए। जैसे भाई ने अभी कहा, जेपी है, अवश्य गांधी जी है, उनसे हम प्रेरणा पा रहे हैं और पाते रहेंगे। अब नैतिक पतन और ये सब हम लोग सुन चुके हैं, मैं विश्लेषण अब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कारण और निवारण जो शब्द इस्तेमाल हुआ, मैं निवारण पे कुछ थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैंने जो देखा, जो मीडिया के 3 तरीके हैं, इनमें से सबसे खतरनाक आज की तारीख में सोशल मीडिया, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के आपका अंकुश बिल्कुल नहीं है कि ये कहां से आ रहा है, पाकिस्तान से, अमेरिका से, सऊदी से, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कितना बदल के, जिसको कहते हैं मॉर्फिंग, आपने तिब्बत का और कहां का आपने रूप बना करके दिखा दिया आसाम का। तो ये सबसे खतरनाक है, जिसके लिए हम सबको काफी चौकस होना पड़ेगा। एक मित्र ने संपादकों के बारे में तुलना किया। यदि प्रिंट मीडिया पे हम लोग जाएं, और मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, और हम लोग उसी के गढ़ में बैठे मैं सोच ये रहा था कि शेर की गुफा में हम बैठे हैं और उसके मुंह में मैं कैसे हाथ मारता हूं।
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे संतुलित प्रिंट मीडिया है, सबसे संतुलित प्रिंट मीडिया है। और खासकर यदि आप संपादक वाले पन्ने को, पुस्तक को पढ़ेंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। समाचार की बम फटा, ये हुआ वो हुआ, ये तो फ्रंट पेज पे हेडलाइन में आता है, लेकिन जो संपादकीय होते हैं उसको अवश्य हम लोग पढ़ें, क्योंकि उसमें गहराई से विचार विमर्श किया जाता है। तो हम प्रिंट मीडिया को दरकिनार ना करें, बल्कि मैं समझता हूँ आज की तारीख में वो हमारे लिए लोकतंत्र और ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सबसे मजबूत स्तंभ है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, इसमें आपको शायद अजीब हल्का या मजाक लगेगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी आप टीवी ऑन करते हैं, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आपको बहुत अजीब सा लगे, लेकिन मैं बहुत सिंपल आपके सामने उपाय रखना चाहता हूँ। जब भी आप टीवी ऑन करते हैं, खास करके यदि आप कोई न्यूज या विश्लेषण देख रहे हैं, तो कृपया उस समय भोजन ना करें। अब मैं कहा है ये कौन सी बात, क्योंकि मुंह खुला है दिमाग बंद है, मुंह खुला है दिमाग बंद है। और जैसे हम भोजन को निगल रहे हैं, उसी तरह जो टीवी पे आ रहे हैं उसको भी हम निगले जा रहे हैं बिना सोचे। इसीलिए एक छोटा सा निवेदन है, इसमें हम लोग अपने परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे हाथ में है कि यदि आप पिक्चर देखें या ओलंपिक्स देखें, कोई बात नहीं, खाते रहो पीते रहो, ना पियो भाई। सब लोगों ने पेप्सी पिया, हम लोगों ने नहीं पिया, कई लोगों ने। बहिष्कार की बात कौन कर रहा था? देखिए पाखंड बहुत एक बात कहेंगे कि आज इत्तेफाकन जो है पूरा ये हम लोग से सोचने को मजबूर करता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये मेरी आदत है, हम घर में जब बैठते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम वार्ता साथ में करते हैं, डिस्कशन साथ में करते हैं, टिप्पणी करते हैं। इससे हमारा दिमाग जो है सक्रिय रहता है, ओपन रहता है। तो कृपया इस छोटी सी बात को यदि आप अपना सकते हैं तो अपनाइएगा। निवारण के लिए बहुत कम लोगों ने बोला, लेकिन कई उपाय हमारे हाथों में है जिसको हम अपना सकते हैं। जैसे रेलवे टिकट का अक्सर जिक्र होता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जब से कंप्यूटरीकरण हुआ है, तब से ये ना के बराबर हो गया है। बच्चों को पेंशन के लिए आप बात कर रहे हैं, यदि पेंशन का हमें मालूम है कंप्यूटरीकरण हुआ या नहीं है, लेकिन जैसे छात्रवृत्ति है उसके गरीब बच्चों के लिए भाग रहे हैं, खट से उनके खाते में आ रहा है। आपको गुटखा या बोतल खंबा बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। आपको इन सब चीजों को इसकी जरूरत, इसको दरकिनार कर दिया गया। तो जो दीपक कह रहे थे, व्यक्ति और व्यवस्था दोनों परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, इस पे हमको और बल देना चाहिए। जहाँ तंज और ये तौर तरीके बदलेंगे, उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। RTI किसी ने जिक्र नहीं किया। RTI जो आप घोटाले कह रहे हैं, ये घोटाले कैसे सामने आए हैं? RTI के माध्यम से आए, और हकीकत यह कि मौजूदा सरकार ने दिया। यदि RTI ना होता तो एक भी घोटाला आपके सामने ना आता। तो ये अच्छी बात है। और हाल ही में हम लोगों ने निकाय चुनाव के सामने ये घोषणा किया है, हम लोग महापौर से मिलने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नगर निगम कंगाल है, और हमने RTI से अकाउंट निकाले हैं कि करोड़ों रुपए का मुनाफा है नगर निगम को। 10 गुना चलकर बढ़ गया है, 4 गुना ग्रहकर बढ़ गया है। तो ये RTI एक बड़ा असला है हमारे
हाथों में, जिससे हम इस तंत्र को इसमें चोट मार सकते हैं। एक और चीज जो हम आपको कहना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग एक बार अपनी बात कह करके ठंडा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी युद्ध है, कोई भी अभियान है, एक बार कहने से कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पैरवी। पैरवी चाहे कचेरी में हो, चाहे आपका कहीं भी हो, पैरवी किए बगैर कुछ नहीं होगा। और पैरवी में मैं बता रहा हूं, 40 साल कचेरी का चक्कर काटता रहा हूं। जब तक आप खुद ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, आपका वकील और जज कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब खुद हम लोगों को अध्ययन हर चीज का करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, चाहे नगर निगम का हो, चाहे XYZ का हो। आप ज्ञान हासिल करेंगे तो ये ज्ञान आपके लिए एक ताकत है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कई लोगों ने कहा कि कहीं से शुरू करें, इस बात पे हमारा अन्ना जी के तौर तरीके से कुछ मतभेद रहा। शुरू में हमने बहुत पहल की, लेकिन बाद में मुझको लगा कि कहीं तरीका, मुद्दा आपका सही है लेकिन तरीका मुझको लगा गलत है, और उसको मैं ABC कहता, उल्टा ABC। ABC अन्ना, B मतलब बिल, और C मतलब करप्शन। प्रथम क्या हो गया, मैं अन्ना हूं। सेकंड प्रथम क्या हो गया, दूसरे नंबर पे बिल, लोकपाल, जन लोकपाल। और तीसरा हो गया करप्शन। तो मेरा दरखास्त है कि इस ABC को पलटो, CBA कर दीजिए। C से शुरू करिए, करप्शन से शुरू करिए। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों से कहता हूं कि लोकपाल से शुरू ना करिए, लेखपाल से शुरू करिए। लेखपाल, दरोगा, चपरासी, जहां जहां आपका डायरेक्ट कांटेक्ट शुरू होता है। पिछले बार गांधी जी के प्रतिमा पे जगदम्बा पहला जी आप लोग को याद होगा, एक मित्र आया, क्या मैं परसों तहसीलदार के यहाँ जा रहा हूँ, याद है आप लोग को किस्सा? और हम उनसे कहने जा रहे कि ऐसे ऐसे मामला है, लेकिन हुआ क्या, वो जाके भिड़ गए तहसीलदार से। वो भिड़ गए तहसीलदार से, उल्टा उनके ऊपर क्या हो गया, उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। तो तरीका क्या है, इसमें गांधी जी वाली बात आती है। और यदि आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा, लगे रहो गुमनाम है, अब वो है पिक्चर जरूर, लेकिन तरीका क्या अपनाया उन्होंने, नम्रता का तरीका। यदि कोई भ्रष्ट है और आप उनसे भिड़ जाएंगे, जैसे आपने कहा पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ उछलेगा, यदि आप भिड़ जाएंगे, बहस करेंगे, तो आपकी बात कभी नहीं चलेगी। नम्रता से हम उनके सामने जाएंगे तो हो सके, हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, वो इतना बड़ा राक्षस नहीं है। हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, एक पुकार है। तो यदि हम उस आत्मा को छू सकते हैं तो हो सकता हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। बल्कि हमारे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया अपने शिष्यों को, मैं तुमको भेड़ियों के बीच भेड़ के समान भेज रहा हूँ। मैं भेड़ की तरह आपको भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ। तो आप सोचिए, भेड़ियों का झुंड है, जो ये भ्रष्टाचार है, भेड़ियों का एक झुंड है। यदि शेर वहां जाएगा तो क्या होगा, यदि शेर भेड़ियों के पास जाएगा क्या होगा, भेड़िए भाग जाएंगे। आप उनपे अंकुश या असर नहीं डाल पाएंगे। यदि भेड़िए से मिल गए तो क्या होगा, भेड़िया से भिड़ गए तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारकाट होगा, लूटपाट होगा, खून खराबा होगा, लेकिन आप अपने मंजिल तक
नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप भेड़ के समान भेड़िया के पास गए तो भेड़ आपको अंदर ले लेगा, भेड़िया आपको अंदर ले लेगा। कहने का मतलब आपकी बात उनके अंदर पहुंच सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग निराश ना हो प्लीज। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग निराश ना हो। एक दीपक भी आपने जला दिया तो अंधेरा आपका दूर हो गया। और इसी आशा के साथ हम लोग अभी अपने स्वतंत्रता दिवस मनाए हुए हैं और आगे के हम लोग जो भी शहर के लिए करेंगे हम आशावादी बने और दिमाग इस्तेमाल करें और एक तरीका अपनाइए और अवश्य आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें छोटे भाई देखा जाएगा भाई, और कई ऐसे संकेतों को इशारा किया जो हमारे औजार बन सकते हैं और उनको हम लोग केवल अपनी बातों में बामिता फंसे हुए थे, उन पॉइंट पर हमारे नहीं हो रहे थे, उन बिंदुओं पर छोटे भाई नरोड़ा ने इंगित किया है। निश्चित बड़ी बात है।